जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पिताजी पहले सुप्रीम कोर्ट के लॉन्गेस्ट सर्विंग जज रह चुके हैं, CJI रह चुके हैं 7 years कंटिन्यूसली, तो इनका एक लिगेसी है और इनका संजीव सर का भी लिगेसी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो था SBI के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने का था, उसको उन्होंने रिवॉक किया, उसने ख़त्म किया इस बॉन्ड को। ये बहुत बड़ा एक ऑर्डर था। सेम सेक्स में जो है मैरिज करना भारत में क्राइम समझा जाता था, लेकिन CJI ने जो है इस बात को नकारा और कहा कि नहीं, ये पर्सनल लिबर्टी की सवाल है और आर्टिकल 21 के तहत जो है ये पावर है कि हम अपनी मर्जी से जहाँ जिसके साथ रहना चाहें, खाना चाहें, घूमना चाहें और सोना चाहें, शादी विवाह करना चाहे कर सकते हैं। सरकार जब से धारा 370 हटाई है, आम जनता को और वहाँ आतंकी हमले भी अभी हो रहे हैं। हाँ, वो तो नेफेरियस डिजाइन है और वो जानकर कराया जा रहा है। भारत की जो संस्कृति है समलैंगिकता को अप्रूव नहीं करती है। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय संस्कृति में इस तरह की जो व्यवहार है, हाँ, वो अननेचुरल कहा जाता है। हाँ, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल ओवरऑल, रिलीजन सिस्टम में मतलब ये ब्रेकडाउन होगा, जो लोग सोचते हैं ऐसा कि उसी का परिवार आ रहा है तो वो ब्रेकडाउन हो सकता है। नहीं होगा, जरूर होगा। देखिए, टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता। एक जज की मासिक तथा 2,85,000 होती है, ठीक है, मंथली इनकम, बाकी सारे चीज फैसिलिटीज है। और लेकिन एक वकील जो है, अगर आप सीनियर वकील हैं और आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा जमा हुआ है प्रैक्टिस, तो आप डेली 5 लाख 10 लाख डेली कमाते हैं। इवन तो 1-1 करोड़ रुपया डेली कमाता है वकील सब जो है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज दिल्ली की ये जो रेड फोर्ट है, लाल किला, उसके सामने खड़ा हूँ और यहाँ पे तमाम डिबेट्स जो हैं वो हो रही हैं, लोग देख रहे हैं। तो ऐसी ऑब्जर्व मैं कर रहा था और यहाँ चलते चलते मुझे सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं ध्रुव साहब, वो मिल गए हैं। तो आइए उनसे हम कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अभी बदले हैं, नए चीफ जस्टिस आए हैं। किस तरह से उन्होंने देखा जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट सुनाए हैं, महत्वपूर्ण जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी अदा करता है देश के अंदर। जब सब जगह से लोग हार जाते हैं, न्यायालय का रुख करते हैं, न्यायालय के बाद फिर आखिरी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट बचता है। आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो देश के अंदर तमाम अहम और बड़े फैसले हुए हैं, आपको क्या लगता है? कुछ लोगों को अभी भी चीफ जस्टिस से शिकायत है कि उन्होंने कुछ हद तक नहीं करा और लास्ट में जो उन्होंने जो न्यायमूर्ति थी उसमें से उन्होंने जो वो था पट्टी हटाई और जो तलवार थी वो हटाई, कम पकड़ाया। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी जो थे, जो अभी रिटायर किए हैं 11 तारीख को, और उसके बाद अभी ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी आए हैं एज ए 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये दोनों जो है एक जुडिशियल परिवार से ही बिलोंग करते हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पिताजी पहले सुप्रीम कोर्ट के लॉन्गेस्ट सर्विंग जज रह चुके हैं, CJI रह चुके हैं 7 years कंटिन्यूसली, तो इनका एक लिगेसी है और इनका संजीव सर का भी लिगेसी है। तो मेरा कहना ये है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने जो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 94 जजमेंट्स इन्होंने जो है दिया है अब तक, मतलब IJ CJI उन्होंने दिया है। उसमें से 10 जो बेस्ट जजमेंट्स है, आई मीन टॉप लेवल की जजमेंट्स जो है, अगर आप कहें तो रिसेंटली उन्होंने जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड जो था SBI के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने का था, उसको उन्होंने रिवॉक किया, उसने ख़त्म किया इस बॉन्ड को। ये बहुत बड़ा एक ऑर्डर था। आर्टिकल 370 जो भारत में संविधान में एक जो जम्मू कश्मीर के लिए था, वो टेम्प्रोरी था ही, लेकिन कांग्रेस के रेजिम में जो है लगातार वो 70 साल तक जो है हर 10 साल का उसको एक्सटेंशन मिलता रहा। तो उसको जो है
सीजेआई ने वो जो है पहले तो सरकार ने हटाई, उसको रिवॉक किया, उसके बाद वो पार्लियामेंट से भी हटा, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मोहर स्टाम्पिंग हुआ। उसके बावजूद भी जो है विपक्षी लोग जो है गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू री इंस्टीट्यूट दिस आर्टिकल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेप को सही ठहराया और कहा कि ये जो था टेम्पोररी आर्टिकल था, इसको ख़त्म होना ही था। इसके बाद उन्होंने जो जो एक है कि पहले जो था सेम सेक्स में जो है मैरिज करना भारत में क्राइम समझा जाता था, लेकिन सीजेआई ने जो है इस बात को नकारा और कहा कि नहीं, ये पर्सनल लिबर्टी की सवाल है और आर्टिकल 21 के तहत जो है ये पावर है कि हम अपनी मर्जी से जहाँ जिसके साथ रहना चाहें, खाना चाहें, घूमना चाहें और सोना चाहें, शादी विवाह करना चाहे कर सकते हैं। तो उन्होंने ये फ्रीडम दिया कि आप जो है सेम लिंग में भी शादी कर सकते हैं। तो ध्रुव जी ने 3 चीजें बताई, एक आपका समलैंगिक पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो, दूसरा 370 जो 370 धारा है वो, और पहला जो सवाल थी वो इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट आया उसको लेके। ध्रुव जी क्या लगता है जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उसमें जो विपक्ष है उसने भी बहुत कुछ बोला और ये कहा कि सबसे ज्यादा बॉन्ड जो है वो बीजेपी को मिले हैं, बीजेपी ने अपने पास रखे हैं, तो उसको कैसे देख रहे हैं? उसके बाद हम दोनों पे आएंगे। देखिए, किसको ज़्यादा मिला या किसको कम मिला ये सवाल नहीं है। जिसको जितना पावर है, जो पावर में रहता है ऑब्वियसली लोग उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। सवाल ये है कि अगर गलत है जो विपक्षी कह रहे हैं कि अगर ये इलेक्ट्रल बॉन्ड गलत है, तो कांग्रेस पार्टी को भी तो करीब 25,000 करोड़ मिला है। हाँ, तो वो क्यों ले रही थी? अगर ये गलत था तो वो क्यों ले रही थी? हाँ, अगर कोई गलत है, जैसे ये कोट पहनना गलत है, तो मैं अगर गलत है तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए ना। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी हाँ, बॉन्ड मतलब के अंदर, आप पता नहीं कर नहीं, सकते थे। बॉन्ड के अंदर तो ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इसलिए थी कि उनको जो है आप आरटीआई जो इनकम टैक्स लोग फाइल करते हैं तो उसमें दिखाना पड़ता था कि ये कहाँ से पैसा आया, समझे। और उसको जो अब जो छुपे रुस्तम जो पैसा आएगा उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। कोई रिकॉर्ड रहेगा? ये पॉलिटिकल पार्टी वाले तो लेन देन करते रहेंगे डोनेशन के नाम पर, पार्टी के डोनेशन के नाम पर, लेकिन पहले अगर बॉन्ड के थ्रू आता था तो उसका एक ब्यौरा था, हिसाब किताब था। इसलिए तो पता चल गया कि बीजेपी को 6,000 करोड़ आया और कांग्रेस को 2,050 करोड़ आया और बला 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 और भी पार्टी को जैसे टीएमसी को वगैरह वगैरह सबों को मिला पैसा। लेकिन अब कैसे पता चलेगा? बिकॉज आपने तो वो दरवाजा ही बंद कर दिया, दरवाजा ही बंद कर दिया कि आप पूछ भी नहीं सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से हिसाब भी नहीं मांग सकते हैं डोनेशन का। उनको फ्रीडम है कि हिसाब नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन तक कोई हिसाब नहीं देते हैं, एक्सेप्ट कि इलेक्शन में कितना खर्चा, वो भी झूठा ही हिसाब दिया जाता है, समझे। तो ये गलत है। आई डोंट सपोर्ट इट। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर ब्लर हो गई है। ब्लर हो गई है। तो देखिए, पहला जो सवाल था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो सवाल उठा था उस पे जो ध्रुव साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर हैं और एक लंबा एक्सपीरियंस है, उनके हिसाब से उन्होंने अपनी राय रखी है। दूसरा सवाल जो था 370 को लेके था, कश्मीर के मुद्दे पे चुनाव हुए, 370 धारा हटी, इतिहास में इतिहास रच दिया गया, इस तरह की तमाम चीजें कही गई हैं। लेकिन धरातल पे जो कश्मीरी पंडित थे उनको आज भी रिलीफ नहीं मिला है, वो आज भी तमाम जो है चीजें कर रहे हैं और अपना हक के लिए, अपना रहने के लिए, अपना वहाँ पे जो उनका घर मकान द्वार है वहाँ वापस जाने के लिए आज भी तड़प रहे हैं। तो ग्राउंड पे उसका असर नहीं दिख रहा है। ये पेपर्स में हो गया, कोर्ट में हो गया, पार्लियामेंट में हो गया, लेकिन लोगों को रिलीफ नहीं मिला। नहीं, आपका कहना कुछ हद तक सही है, 100% सही नहीं बोल रहा आपका सवाल, लेकिन सरकार का प्रयास है। सरकार जब से धारा 370 हटाई है, आम जनता को और वहाँ आतंकी हमले भी अभी हो रहे हैं। हाँ, वो तो नेफेरियस डिजाइन है और वो जानकर कराया जा रहा है। बिकॉज हमारे विपक्षी जो हैं, विपक्षी उनका मनोबल बढ़ा रही है। इवन आप जो है हमारे विपक्षी के जो नेता हैं, जैसे वो कोई शंकर अय्यर है, हाँ,
वो पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और वहाँ के जो आईएसआई के जो लीडर हैं उनसे बात करते हैं। नहीं, उसके लिए तो मोदी पे भी सवाल उठे, मोदी पाकिस्तान का बिरयानी खा के आए। मोदी तो एक इस मित्रता बस गए और देश में वो चाहते थे कि हमारे बीच जो टेंशन है उसको खत्म किया जाए और भारत के प्रति इतना नहीं समझो कि मोदी बहुत बड़ा है तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो एक फ्रेंडली विजिट था हुआ। लेकिन ये जो गए हैं मिस्टर शंकर अय्यर जो हैं, जो फॉर्मर आईएएस है और कांग्रेस के लीडर हैं, वो जो गए हैं उन्होंने वहाँ पर एक प्रेयर किया उन लोगों से, पाकिस्तानी से, कि आप एक शगुफा छोड़ो कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो कांग्रेस को वोट दें और उनको हराएं, बीजेपी को हराएं। तो ये बहुत गलत था। अगर आपको डिसाइड करना होगा कांग्रेस को कि पाकिस्तान दुश्मन देश है, चाइना दुश्मन देश है, बिकॉज जो पाकिस्तान के गोद में भी खेलते हैं, चाइना से जाकर एग्रीमेंट करते हैं पार्टी लेवल पर, समझे ना। तो ये इसका मतलब ये है, उसके पहले भी उनके जो पूर्वज हैं, नेहरू हैं वगैरह, उन्होंने कितना हजारों हजार एकड़ ज़मीन जो है चाइना को उन्होंने ऐसे छोड़ दिया कि ये बंजर भूमि है, हमारे काम की नहीं है। इस पे तो चाइना वाली लैंड पे तो अभी भी सर बड़ा विवाद चल रहा है। मोदी जी ने कहा था मैं लाल आग दिखाऊंगा, लेकिन चाइना की कई सौ किलोमीटर कब्जा कर लिया, उस पे बवाल है। अभी जो ये ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ था रशिया में, वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो आपस में वार्ता हुई है पुतिन के सामने, तो उसमें एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, देयर इज अ टू काइंड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो एक्चुअल कंट्रोल लाइन आपको दोनों देश ने माना है और दोनों ने कहा है कि हम इस पॉइंट से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे और इस पॉइंट पर ही पेट्रोलिंग कर सकते हैं। एक दूसरे के देश के तहत जो जितना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके तहत ही जो है हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो उस पर अब शांति की एक इनिशिएशन हुई है, आगे बढ़ना इस पर। और तीसरा सवाल था ध्रुव जी ने जो बताया कि जो समलैंगिक है, मतलब जो सेम सेक्स के लोग हैं वो आपस में शादी कर सकते हैं, रिलेशन रख सकते हैं, ये कानून बना, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत हुई, लेकिन धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं है। आज भी जो समलैंगिक लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा। कानून में हो गया, कोर्ट में आदेश दे दिए, लेकिन कोर्ट के आदेशों की अवेल नहीं दिखती है समाज के अंदर। देखिए, समाज और कोर्ट अलग चीज़ होती है। कोर्ट जो है आपको एक कानून कायदे की बात करेगी, लेकिन समाज का जो स्पिरिट होता है ये वहाँ संस्कृति से चलता है। भारत की जो संस्कृति है समलैंगिकता को अप्रूव नहीं करती है। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय संस्कृति में इस तरह की जो व्यवहार है, हाँ, वो अननेचुरल कहा जाता है। हाँ, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल ओवरऑल, यू नो। तो आप अगर इस तरह का व्यवहार बिना शादी का साथ में रहना, उसका एक सिस्टम है ना भारतीय संस्कृति में कि अगर आपको कोई पसंद है लड़की तो उनके साथ विवाह शादी कीजिए और उसके साथ रहिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। उसी तरह और प्रकृति लिव इन रिलेशन अच्छा नहीं है, मतलब नहीं, यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको वेस्टर्न कंट्री में एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आप समलैंगिक रिलेशन रखना चाहते हैं तो ठीक है, आप रखो, कानून ने आपको इजाज़त दी है, लेकिन भारत की संस्कृति में अभी भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे अब जब अगर व्यवहार और ये चलेगा, एक ग्लोबल जो इंटरप्रिटेशन है लाइफ स्टाइल का अगर होगा तो फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेबल हो जाएगा। आखिरी सवाल ध्रुव जी आपसे लूंगा, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट में मतलब तमाम जो राजनीति है उसमें परिवारवाद जो शब्द है वो बड़ा आता है, तो आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजियम की बात मैं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ये जो SC ST के लीडर्स हैं, बेसिकली साफ तौर पे कहा जाए तो वो कहते हैं कि हमें कैपेबल होने के बाद भी कॉलेजियम सिस्टम है, जिसके पिताजी जज हैं उन्हीं का बेटा ही जज बनेगा, हम में से कोई। ये बात सही है। ये जो कॉलेजियम सिस्टम से उन्हीं पे घराने के जो 100-200 जो घराने हैं उन्हीं के घराने के, जैसे जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पिताजी CJI थे, अभी जो जस्टिस खन्ना साहब हैं उनके भी पिताजी जज थे और उनके चाचा जी भी जज थे, HR खन्ना, समझे ना। तो ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अच्छे जज नहीं है।
हाँ, जज तो अच्छे, एक लेकिन ऐसी- लेकिन ये हो बाकी- सकता है कि कोई और भी अच्छा जज निकले जो उनकी परिवार से ना हो, हाँ, तो आपने- परिवारवाद को आपने- ब्रेक करना चाहिए नहीं? आपने एक जो शब्द बोला कि एसटी एससी के लोग आना चाहते हैं, वो नहीं आ बहुत पा सारे रहे। लीडर हैं जो हाँ, कहते हैं। हाँ। मैं आपको बताऊं कि इसके बाद जो गवई साहब हैं, जिन्होंने अभी जजमेंट दिया, कौन सा जजमेंट दिया, बुलडोजर को रोकने का, हाँ, वो तो खुद एससी कम्युनिटी से आते हैं। बी आर गवई, जस्टिस बी आर, ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई जो है, वो एसटी कम्युनिटी के हैं, एससी कम्युनिटी के हैं और महाराष्ट्र के हैं। और इसके इस बाद जो है जो संजीव खन्ना जी के बाद जो है एक और जज आएंगे, उसके बाद वही चीफ जस्टिस बनेंगे इन सीनियरिटी। ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये कॉलेजियम सिस्टम में मतलब ये ब्रेक डाउन होगा, जो लोग सोचते हैं ऐसा कि उसी का परिवार आ रहा है तो वो ब्रेक डाउन हो सकता नहीं होगा, जरूर होगा। देखिए, टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता। और हमें कई जो वकील साहब हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, हाँ, और वो अगर उनकी प्रैक्टिस अच्छी है तो वो भी जज बन जाते हैं। और अगर वो चाहे तब ना, बहुत सारे जो टैलेंटेड लॉयर हैं वो जज बनना ही नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि जज को कितनी तनख्वाह है भाई, 3 लाख रुपये तक तनख्वाह होती है एक जज की मासिक, तथा 2,85,000 होती है, ठीक है, मंथली इनकम, बाकी सारे चीज फैसिलिटीज है। और लेकिन एक वकील जो है, अगर आप सीनियर वकील हैं और आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा जमा हुआ है प्रैक्टिस, तो आप डेली 5 लाख 10 लाख डेली कमाते हैं। इवन तो 1-1 करोड़ रुपया डेली कमाता है वकील सब जो है। तो इसीलिए जिसको पैसा कमाना है वो क्यों वो जज बनेगा, ठीक है ना। हाँ, ये बात है। तो देखिए, तमाम जो चर्चा है वो एडवोकेट ध्रुव जी से करी है। 3 अहम मुद्दे, क्योंकि सब चीज़ें ऑलमोस्ट कवर करी हैं। जो सुप्रीम कोर्ट सीजीआई थे वो गए हैं, नए आए हैं खन्ना साहब, उसके बाद उस पर क्या क्या जजमेंट्स अच्छे हुए हैं और किस तरह से उसको रखा जाए, अपना जो ओवरऑल थिंकिंग है वो ध्रुव साहब ने साझा करी है। आप क्या सोचना है इस पूरी चर्चा के बारे में, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।